हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। 2006 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आए हुए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और ऐसे ही और भी जो चैप्टर्स मैं आगे फ्यूचर में भी करूंगा और जो पीछे किए हुए हैं मैंने, उन सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मतलब इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के भी जितने भी एडवांस के पीवाईक्यूज हैं उनके चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और अभी जो केमिस्ट्री के कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिस्ट जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काम की बात पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2025 का ये क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके मैथमेटिक्स डालने की कोशिश की है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए लीनियर ऑक्टासैकेराइड। ऑक्टासैकेराइड का मतलब, मोनोसैकेराइड का मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। डाइसैकेराइड का मतलब जो मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है। ट्राइसैकेराइड का मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ऑक्टासैकेराइड का मतलब जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर मोनोसैकेराइड के 8 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्टासैकेराइड है, लीनियर है, कोई साइक्लिक नहीं है, और ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड्स, जिसमें राइबोज भी है, 2 डीऑक्सी राइबोज भी है जो कि डीएनए में होता है, और ग्लूकोज भी है। ये 3 ही मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और इन्हीं तीनों में से मिला मिला के वो 8 मॉलिक्यूल टोटल उसमें जुड़े हुए हैं। कोई किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, जैसे मिला के टोटल 8 है। तो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ 2-deoxyribose formed 58.26% weight by weight on the total amount of the monosaccharide produced in the hydrolysis product। जो ये प्रोडक्ट बने हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद में, इसके जितने भी मॉलिक्यूल, इन सब के जितने भी मॉलिक्यूल बने हैं उनमें 58.2% डीऑक्सीराइबोज है। तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ राइबोज यूनिट्स, द नंबर ऑफ राइबोज यूनिट बतानी है, कितनी राइबोज यूनिट प्रेजेंट है उस ऑक्टासैकेराइड में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलो, यहां ऑक्टासैकेराइड है, एक ऑक्टासैकेराइड को ओ से ही लिख देता हूं कि एक ऑक्टासैकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1024 ग्राम पर मोल पहले से ही दिया हुआ है। इसका हाइड्रोलाइसिस किया, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर राइबोज भी बना। ठीक है, इसके अलावा 2-deoxy राइबोज भी बना। 2-deoxy मतलब राइबोज की 2 पोजीशन से ऑक्सीजन गायब है। 2-deoxy राइबोज बना प्लस ग्लूकोज बना। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया है, जो भी एसिडिक मीडियम में करते हैं जनरली, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए होंगे? अगर डाइसैकेराइड होता तो बीच में वाटर का एक मॉलिक्यूल आके उसे डिसोशिएट करता, तो डाइसैकेराइड के लिए वाटर का एक ही मॉलिक्यूल जाके एडिशन करेगा। ट्राइसैकेराइड होंगे तो 3 करेगा। ऑक्टासैकेराइड होंगे तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आके यहां इसे डिकम्पोज करेंगे, डिसोशिएशन करेंगे। तो वास्तव में इसमें 7 मॉलिक्यूल H2O के एब्जॉर्ब हुए होंगे हाइड्रोलाइसिस में। ठीक है, और इस फाइनल जो ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो टोटल वेट है वो कितना है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो मॉलिक्यूलर वेट इसका है प्लस 7H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा। और उस टोटल मॉलिक्यूलर वेट में, टोटल मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलूंगा, टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स में ये 58.26% है। समझ गए ना? अच्छा, इसका टोटल वेट कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो टोटल वेट है वो कितना बताया, 1024 तो स्टार्टिंग में था इस कंपाउंड का, प्लस 7H2O का वेट और ऐड कर दो, एक H2O 18 होता है। ठीक है ना? तो कितने हो गए, 18 की टेबल ही नहीं आती मेरे को।
तो 18 5 जब होते हैं 90 और 90 में 36 ऐड करेंगे तो 126। तो इसमें 126 ऐड करेंगे तो 26 और ये तो 50 हो गए। तो ये हो गया 1,150। ठीक है, मतलब टोटल वेट जो आएगा, अगर उसका 1 मोल लिया है तो इसका इतना ग्राम अगर आपका इसमें टोटल बनेगा। ठीक है ना। इसमें 58.26 इसका है, तो इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं कैसे। देखो, मास ऑफ 2-डीऑक्सीराइबोज है ना। मैं तुम्हें वैसे ये कितना होगा इसका मतलब टोटल वेट का 56%, तो ये हो गया 150 का 58.26%। कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैलकुलेट कर देंगे अभी। ये आएगा, तुम्हें तो कैलकुलेट करना है, तुम मोबाइल का कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, तुम्हारे लिए ये निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, पर मैं कर सकता हूं। ये आया है 600, ये वैल्यू आई है 669.99, मतलब अप्रोक्सीमेट। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे इनका, जरूरत पड़ेगी, तो ये आ रही है 670। कहने का मतलब डीऑक्सीराइबोज का जो वेट है इस टोटल वेट में वो 670 है। और डीऑक्सीराइबोज का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, राइबोज का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। तो ऐसा करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, है ना। वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा डीऑक्सीराइबोज कितना है। तो 124 से 134 से, तो ये था यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज। ये हो गई कितनी थी वो 670 ना। 670 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर, एक का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 134 है एक का। तो इतने का कितना होगा, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। 34 है, हाँ 35 था, 34 है, 34 है। 35 होता तो अच्छा होता। तो 640 डिवाइड बाय 670 डिवाइड बाय 134, 5 यूनिट आ रही है। हाँ 5 टाइम्स ज्यादा है लगभग। तो कुल मिला के डीऑक्सीराइबोज की तो 5 यूनिट है, इसकी तो 5 यूनिट है, टोटल 8 थी। या तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, या फिर ये 2 होगा, ये 1 होगा, टोटल तो 8 ही है ना। तो बहुत आसानी से अब तो हिट एंड ट्रायल से कर लो यार, इसको 2 रख के कर लो एक बार, या इसको 2 रख के कर लो, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, करूं? चलो करते हैं। अगर ज्यादा होता तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या करें अब। अच्छा, इसके ऐसा करते हैं कि 150 था ना, उसमें से माइनस कर लेते हैं 670 को। इसलिए माइनस कर लेता हूं कि उस केस में मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ राइबोज पता पड़ जाएगा। ये तो मास है डीऑक्सीराइबोज का, ये टोटल मास है पूरे प्रोडक्ट का, ये उसका डीऑक्सीराइबोज का है, तो ये मास हो जाएगा ग्लूकोज का और राइबोज का। ठीक है, उन दोनों में जो टोटल मास हो जाएगा कितना आएगा ये कैलकुलेट करूं। ये आ जाएगा 480। ठीक है, ये किस किस का मास हो गया बता दिया मैंने, ग्लूकोज का और राइबोज का। अब देख लो यार 480 किसका होता है, ग्लूकोज दोनों को में से। ऐसा करता हूं मैं, फर्स्ट बार तो राइबोज तो 2 ले लेता हूं, समझ रहे हो ना, तुम कर लोगे यार जल्दी से। और एक ग्लूकोज ले लेता हूं, देखता हूं इसकी वैल्यू आ रही है क्या। तो ग्लूकोज तो था 180 और राइबोज कितना है 150। तो 2 राइबोज लिए हैं, मतलब 300, मतलब तो 300 और 400, और ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया अपना आंसर।
तो ये आंसर है कि राइबोज की तो 2 यूनिट होंगी, ग्लूकोज की 1 होगी। फिर मतलब दोनों करके देखना था आपको, मैं तो एक बार में आ गया। ऐसा नहीं आता तो 2 ग्लूकोज लेके कर लेते, 1 राइबोज लेके कर लेते, तो बात बन जाती। ठीक है, अच्छा मान लो ये तो छोटा सा ही था कि 2-3 में से चेक करना था, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तब क्या करते? 50 यूनिट बोल देता, तो एक एक को थोड़ा ना करके देखते कि 5 यूनिट आ रही है डीऑक्सीराइबोज को, तो उस केस में क्या करते? एन वैल्यू मान लेते, ऐसा कर लेंगे। तो ये किसका किसका मास है? ये मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ राइबोज है। ठीक है, उस केस में ये तो आंसर तो निकल गया ना, इसको तो मिटा देता हूं मैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि यार मान लो इसकी n यूनिट है, तो इसकी 3 माइनस n होगी, ऐसे होगी ना, सिंपल है। ग्लूकोज की नहीं निकालनी अपन को, तो राइबोज की निकालनी है, तो राइबोज की n यूनिट मान लो और इसकी 3 माइनस n यूनिट होती फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि n इंटू राइबोज का कितना था 150 प्लस 3 माइनस n इंटू 180, इसकी वैल्यू कितनी आती? 480 के बराबर आती। n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। ये तो बात मैंने बताई है कि इसमें टोटली तीन थे, जितने भी होते जैसे जो भी होता तो 3 माइनस n करके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। चले आगे, आंसर तो मिल गया इसका। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर द डबल स्ट्रैंड डीएनए 1 स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। डीएनए का स्ट्रक्चर समझते हैं ना कि एक डबल स्ट्रैंड होता है इस तरीके से कि ये एक तो स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से है, और उसमें जो बेसेस हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े होते थे। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, पढ़ा होगा। ये भी हमें पता है कि प्यूरिन्स जो है पिरिमिडिन्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये भी पता है कि ATGC होता है। ए मतलब एडेनिन और टी मतलब थायमिन और जी मतलब गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। फिक्स है ये। ये तो डीएनए में तो ये है, लेकिन आरएनए में थायमिन, इसकी थायमिन ही बोलते हैं ना इसको, थायमिन ही होता है शायद, उसकी जगह यूरेसिल होता है आरएनए में। लेकिन यहां आरएनए तो पूछा ही नहीं, डीएनए की बात की है, तो डीएनए के अंदर तो थायमिन और एडेनिन इनके बीच का, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसने एक सिंगल स्ट्रैंड लिया है, ये 5 डैश कॉर्नर है, ये 3 डैश कॉर्नर है, और उसमें इस तरीके से ये अमीनो एसिड थोड़ा बोलना चाहिए, इनको तो बेसिस बोलना चाहिए। इस तरीके से प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो है अरेंज्ड है। ठीक है, हमें बताना है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड इन किलो कैलोरी पर मोल। मतलब ऐसे के ऐसे जब 2 पार्ट अलग हुए होंगे तो उनको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही जुड़ेगा, तो पहले तो इनको मैं बना देता हूं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पे सबकी एनर्जी दी हुई है, कैलकुलेट कर लेना है ना कि ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन। ये जैसा दिया है वैसे ही करना है, आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, है ना। जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो दिया हुआ है। और एक और यहां जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें भी इसके सामने बेसेस होंगे, और हमेशा इसके सामने यही रहेगा और इसके सामने यही रहेगा। तो एडेनिन के सामने कौन होगा? गुआनिन, थायमिन होगा। गुआनिन के आगे साइटोसिन, थायमिन के आगे एडेनिन,
साइटोसिन के सामने गुआनिन, एडेनिन के सामने थायमिन, है ना। साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमिन, एडेनिन के सामने थायमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के आगे एडेनिन और साइटोसिन के सामने गुआनिन। इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी गिना लेते हैं। ये लो हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, गुआनिन साइटोसिन में 3 होंगे, एडेनिन में और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, इसने एडेनिन और यूरेसिल के बीच का एनर्जी दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, यूरेसिल आरएनए में होता ही नहीं है। हमें देखना है एडेनिन और थायमिन की एवरेज दे रखी है, एवरेज एनर्जी पर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज एनर्जी दे रखी है। एडेनिन और थायमिन की तो 1 है, 1 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन की 1.5 किलो कैलोरी पर मोल है। तो एक बात यार, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है, तो है ना। इन दोनों में एक बॉन्ड की एनर्जी 1 किलो कैलोरी है, तो दो बॉन्ड की हो जाएगी 2 किलो कैलोरी इसकी। यहां गुआनिन और साइटोसिन का 1.5 बताया था ना, एक बॉन्ड के लिए 1.5, तो 3 बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब 4.5 हो जाएगा। ऐसे ही कर लो यार, यहां पर एक की 1 है तो 2 की तुम समझ ही गए होंगे, यहां 2 आएगा, इन तीनों के लिए 4.5 है, ये 2 है, 4.5 है, 4.5 है, ये 2 है, इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 4.5 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 4.5 होगी। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो मतलब, और तो क्या चाहते हो। आंसर में इसका दे रखा था 41 किलो कैलोरी पर मोल। समझ गए ना, सीधा सा क्वेश्चन है, बस इतना पता होना चाहिए था कि किसके साथ में कौन जुड़ता है और कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में जुड़ता है। ठीक है, चले आगे। चल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2023 का क्वेश्चन है, एक डाइसैकेराइड है X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। हमें यह पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड होता है, एल्डोज की बात है, तो एल्डोज ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ग्लूकोज में अगर ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है और उसमें केवल ऊपर वाला एल्डिहाइड पार्ट ही ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ऐसा ही इसने कहा है कि ये नीचे 4 डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर कुछ दिनों ने दी है, उनमें से कौन X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। और इसमें लिखा हुआ है द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ X leads to levorotatory solution, the disaccharide X कौन है। ठीक है, वैसे तो साफ ही दिख रहा है मेरे को, तो अब ग्लूकोज उसके बारे में पढ़ते हैं, शुक्रोज के बारे में। शुक्रोज ही है जिसमें नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों, ग्लूकोज वाला पार्ट भी नॉन रिड्यूसिंग होता है, और वो जो कौन सा वाला पार्ट है, फ्रक्टोज वाला पार्ट भी नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। और क्या खास बात होती है, शुक्रोज खुद तो डेक्सोरोटेटरी होता है, लेकिन उसका हाइड्रोलाइसिस होने पर वो फाइनल जो सॉल्यूशन में आता है वो लीवोरोटेटरी बनाता है, क्योंकि उसमें एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट बनती है। फ्रक्टोज यूनिट का स्पेसिफिक रोटेशन ओवरऑल भारी पड़ता है ग्लूकोज की, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो लीवोरोटेटरी है, उसके बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। वैसे सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि ये पहचानना कि कौन सा डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होगा, अच्छा रिड्यूसिंग में भी एल्डोज वाला पार्ट होना चाहिए, एल्डोज वाला पार्ट जिसमें होना चाहिए। जैसे ए को तो छोड़ दो, ए में तो मुझे नहीं दिख रहा, ये वाला पार्ट देखो आप, इस पार्ट में इस कार्बन पे OH भी है एंड OR भी है, एक ही कार्बन पर OH भी है, एक ही कार्बन पर OR भी है, तो इसे कहते हैं हेमी एसिटाइल ग्रुप।
तो ये हेमीएसिटाइल है। जब ये हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये वाला पार्ट बहुत आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो तुम्हें पता है ना ये पार्ट बनते क्या है। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये पार्ट तो अल्कोहल बनेगा ROH, और ये वाला कार्बन बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला पार्ट जब टूटेगा तो यहां इस कार्बन पे तो बनेगा एल्डिहाइड, और ये वाला बॉन्ड टूट के ये बन जाएगा OH। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला कार्बन है ना, ये तो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो इस जगह एल्डिहाइड होगा, फिर CH2OH होगा, मतलब CHOH, फिर OH, फिर OH, इस तरीके से बन जाएगा। इस कार्बन पे एक OH और इस कार्बन पे CH2, थोड़ा घुमा के दे दिया, 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना। तो ये तो रिड्यूसिंग वाला पार्ट है, और वो भी एल्डोज वाला पार्ट है। ये एल्डिहाइड जैसे ही, भाई ब्रोम होता क्या है, ग्लूकोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है क्या भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही तो है कि जैसे मैंने बीटा का बना दिया, यहां कुछ है HOH HOH इस तरह से। ये वाला पार्ट भी तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट भी तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, और यहां एल्डिहाइड बन जाता है। वो ऐसा टूटने से ही तो बनता है, ये साइक्लिक फॉर्म ओपन चेन साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। तो ब्रोमीन वाटर से जैसे रिएक्शन करता है, ओपन चेन में कन्वर्ट होकर एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। CH2OH, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। कुल मिला के यहां अगर OR होता ना, तो फिर ये वाला पार्ट जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर फिर उसमें एल्डिहाइड बन ही नहीं सकता, वो ओपन चेन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो ये है। एक मिनट आगे चले गए। हाँ, तो मैंने कहा ना कि ये वाला पार्ट तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहां देखो ये वाला, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, यहां भी ओपन चेन में जब कन्वर्ट होगा तो यहां एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये भी ऑक्सीडाइज है। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये देखना, ध्यान से देखना, कौन लग रहा है, मुझे तो ग्लूकोज ही लग रहे हैं, दोनों ही ग्लूकोज वाले पार्ट ही लग रहे हैं। हालांकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, और ग्लूकोज वाला पार्ट लगा हुआ है, ये जो जिस तरीके से इन्होंने बनाया है। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हालांकि ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इस जगह OR है और OR है। मैंने कहा ना एक कार्बन पे 2 OR नहीं होने चाहिए, OH एंड OR होने चाहिए, तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होंगे अब। तो फिर तो ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ये ब्रोमीन वाटर से तो रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस से ओवरऑल क्या बनना चाहिए, लीवोरोटेटरी बनना चाहिए। इसके हाइड्रोलाइसिस से जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां डेक्स्ट्रोरोटेटरी स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो प्लस आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री होता है। तो यहां पर भी वही होने वाला है, जैसे ही ये डिसोसिएशन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा, और दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे वो डेक्सोरोटेटरी होंगे। ठीक है, इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। कैसे? क्योंकि ये सुक्रोज है, सुक्रोज है। जब इसका अच्छा, इसमें ये वाला कार्बन देखो, यहां OR है, ये CH2 नहीं है बीच में, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन कार्बन से। तो यहां OR है, यहां भी OR है, ये यूनिट भी नॉन रिड्यूसिंग है। इस जगह देखना, यहां OR है और इस जगह भी OR है, इस जगह OH नहीं है। यहां भी देखना OR है और यहां OH नहीं है, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग वाला कार्बन नहीं है, ये भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करने वाला है। लेकिन जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसके हाइड्रोलाइसिस से एक ग्लूकोज यूनिट बनेगी, एक फ्रक्टोज यूनिट बनेगी, और सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है सुक्रेज एंजाइम से या एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज यूनिट भी बनती है और इक्वल अमाउंट में फ्रक्टोज यूनिट भी बनती है।
वास्तव में प्योर ग्लूकोज जो होता है वो लगभग 52 डिग्री प्लस रोटेशन रखता है, और प्योर फ्रक्टोज जो होता है वो -92 डिग्री रोटेशन रखता है। तो ओवरऑल मिक्सचर में ये 1:1 के रेशियो में बने हैं, तो ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव ही आता है कि +52 और -92, तो ओवरऑल 20 के आसपास, -20 के आसपास ये एवरेज वैल्यू इनकी बैठती है। ठीक है, तो लीवो रोटेटरी होता है ये सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए इसका आंसर मैंने ए लगाया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स विच आर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज को या मैनोज को या फ्रक्टोज को बेसिक मीडियम में डाला जाता है। इन तीनों में से किसी में भी आपने बेस डाल दिया तो ये तीनों ही एक दूसरे के मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, इसमें आपने बेस डाल दिया, कैसे बनाओ इसमें, हाँ इसमें आपने बेस डाल दिया, या डी मैनोज में आपने बेस डाल दिया, या डी फ्रक्टोज में आपने बेस डाल दिया। इन तीनों में से किसी में भी आपने बेस डाल दिया तो कुछ देर बाद में ये एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिसमें डी ग्लूकोज भी होगा, डी मैनोज भी होगा, और डी फ्रक्टोज भी होगा। तीनों ही होंगे, इसमें डाल दो तो भी, इसमें डाल दो तो भी, इसमें डाल दो तो भी। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बेसिक मीडियम में, मैं डी ग्लूकोज को समझा रहा हूं, मान लो ये है डी ग्लूकोज, यहां आर कर देता हूं, आर रिमेनिंग पार्ट है जो ग्लूकोज का रिमेनिंग पार्ट होता है, विद कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है सबका। इसमें नीचे के तीनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वही है जो कि डी ग्लूकोज में है। आप ये मान लो कि ये डी ग्लूकोज है। इसमें आप जैसे ही बेस डालोगे तो टॉटोमराइजेशन होगा, टॉटोमराइजेशन के कारण ये H जाकर यहां और इनॉल फॉर्म बनाए कुछ इस तरह से, यहां OH आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहां H है और यहां वही R है जो कि था, उसको चेंज मत करो, ये इन डाइऑल हो गया, इन डाइऑल हो गया, इनॉल ही है वैसे तो। अब आप बताओ कि ये H वापस जब कीटो फॉर्म बनाएगा तो H वापस आएगा, OH है ना, ये H वापस इस जगह आएगा तो अब वापस एल्डिहाइड बन जाएगा इस जगह। अब क्या गारंटी है कि ये H लेफ्ट हैंड साइड ही हो, राइट हैंड साइड क्यों नहीं हो सकता? राइट हैंड साइड क्यों नहीं आ सकता? तो जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्योंकि ये तो कायरल नहीं है ना, वापस कायरल बन गया। अच्छा, डबल बॉन्ड पे यहां भी OH है, ये H अगर यहां पहुंच जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अगेन कीटो फॉर्म है। तो जब इसमें इसका कीटो फॉर्म बनेगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि डबल बॉन्ड और ये एक H तो पहुंच गया इस जगह, तो CH2OH और R। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए तो ग्लूकोज का C2 एपिमर बनता है मैनोज, ये मैनोज है। और ये है कीटो फॉर्म जिसमें R का कॉन्फ़िगरेशन, मैनोज में भी R के तीनों कायरल कार्बन और ग्लूकोज के तीनों कार्बन और फ्रक्टोज के तीनों कायरल कार्बन सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी फ्रक्टोज है ये। समझ में आ गया? अब हमें पहचानना है कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा मैनोज है, ये पहचानना है। उसने डी ग्लूकोज बोला है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी को पता है,
उसने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता होगा ना, स्ट्रक्चर मैं ही क्या बताऊं यार, मैं बताता हूँ। देखो ग्लूकोज कौन सा है, इसमें तो एक भी ग्लूकोज नहीं है। एलडी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और बाकी के सारे OH राइट हैंड साइड होता है ना। तो इसमें ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। आप देखो इसमें कार्बन नंबर 3 का OH तो लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी के कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड होना चाहिए ना, तो ग्लूकोज नहीं है, ये भी नहीं है। देखो तीसरा OH लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी का कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब राइट हैंड साइड OH होनी चाहिए। देखो ये OH तो लेफ्ट हैंड साइड है, और ऐसा इसमें भी नहीं है, हटाओ इसको। तो इसमें देखो पहले ग्लूकोज ढूंढो, ग्लूकोज तो इसमें भी नहीं है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में देखो ग्लूकोज की तरह ही तीसरे कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी का OH राइट हैंड साइड है, ये तो ठीक है, ये फ्रक्टोज है, F कर देता हूँ फ्रक्टोज को। ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, ये भी ग्लूकोज नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी के OH राइट हैंड साइड होने चाहिए। हटाओ, मुझे मतलब ही नहीं है चीजों से। मैंने कहा ना फ्रक्टोज आएगा, मैनोज आएगा और ग्लूकोज आएगा। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1 ये 2 3, और बाकी के OH राइट हैंड साइड है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये फ्रक्टोज है। कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी का OH राइट हैंड साइड है, और कीटोज ही होता है फ्रक्टोज। और ये मैनोज है। कैसे? कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों OH राइट हैंड साइड है, और कार्बन नंबर 2 का OH तो चेंज हो जाता है, मैंने कहा C2 एपीमर है ग्लूकोज का, तो ये मैनोज हो गया। आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी ग्लूकोज तो है लेकिन फ्रक्टोज नहीं है, समझ गए तुम लोग। चले आगे। ये 2021 का क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन गिवन है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी गई है। आप देखें इसमें कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है और रिमेनिंग कार्बन के OH कायरल कार्बन के OH राइट हैंड साइड है। तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, डी प्लस इसलिए कर देता हूं कि ये डेक्सोरोटेटरी होता है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसका ऑक्सीडेशन किया गया है नाइट्रिक एसिड से, जो कंपाउंड P बनाता है, जिस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.7 डिग्री दिया हुआ है। हालांकि आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज भी स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 डिग्री होता है, पर ठीक है, जैसा इन्होंने प्रोडक्ट के लिए दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये देखिए कि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करोगे ग्लूकोज का तो ग्लूकैरिक एसिड बनता है, जैसे सैकेरिक एसिड भी कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सबसे नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो यहां स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी कि सबसे ऊपर तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच वाले चारों सेकेंडरी अल्कोहल वैसे के वैसे रहेंगे, और सबसे नीचे वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और इनका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगा, ठीक है। ये कंपाउंड है ग्लूकैरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। स्ट्रक्चर का नेम याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है ना वो चीज आनी चाहिए। यह है ग्लूकैरिक एसिड, या इसे सैकेरिक एसिड भी कहते हैं, सैकेरिक एसिड। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो कंपाउंड पहचानो, एक भी हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, which on reaction with nitric acid will give the product having degree of rotation specific rotation minus 52.7 डिग्री हो। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद माइनस 52.7 डिग्री हो, मतलब इस कंपाउंड का इनेंशियोमर बन जाए। इस कंपाउंड का इनेंशियोमर का मतलब समझ गए ना, ये तो प्लस वाला है तो इसका इनेंशियोमर माइनस 52.7 डिग्री होगा। अब बस इतना सा पहचानना है, क्या है इसमें क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, इसका इनेंशियोमर पहचानना है। अब देखो ये कंपाउंड यूं भी दिया जा सकता है और 180 रोटेट करके भी दिया जा सकता है, इनेंशियोमर पहचानना, ध्यान से क्वेश्चन देखना। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि इसका नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा,
और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या बनेगा? ठीक है ना, यही बना देता हूं। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बीच में चारों कायरल कार्बन ऐसे ही रहेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें दो OH सेम साइड हैं ये वाले, और दो OH यहां रहेंगे सेम साइड। ये तो इनेंशियोमर हो ही नहीं सकता है, कारण ये है भाई मैं इस स्ट्रक्चर को दो तरीके से बना सकता हूं, तुम्हें बताया ना, या तो यूं कर दूंगा या फिर इसे 180 रोटेट करके बना दूंगा। इसी कंपाउंड को ये मैं यहां बना देता हूं। ये भी वही है जो दिया गया है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 180 से रोटेट कर दिया मैंने, तो दोनों OH लेफ्ट साइड राइट साइड में थे वो ऊपर पहुंच गए यहाँ, ये OH यहाँ आ गया, ये वाला OH यहाँ आ गया, और ये OH इस तरफ आ गया। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको ये पहचानना है कि इसका इनेंशियोमर बन जाए, या तो इसका इनेंशियोमर दिख जाएगा या इसका दिख जाएगा, आसानी से पहचान में आ जाएगा, दोनों तो है तो सेम ही। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों OH सेम साइड यहां, पास पास वाले OH सेम साइड यहां, ये तो हो ही नहीं सकता। इनेंशियोमर पहचान के देख लो, मिरर इमेज साफ दिखना चाहिए। अच्छा इसमें देखो, इसका ऑक्सीडेशन किया आपने तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये वाला, और ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, इसमें एक OH ये रहा, फिर एक OH ये रहा, और ये वाला OH, ये वाला OH। जरा देखना ये स्ट्रक्चर, इसका यही स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है। अरे ये दोनों कंपाउंड सेम, मतलब ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है 180 से रोटेट करके ही तो बनाई है, ये दोनों सेम है। जब फिशर स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए ऐसे कैसे, तो सेम स्ट्रक्चर बनती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसका रोटेशन प्लस है तो ये वाला भी सेम है, यही तो है, प्लस है, ये प्लस 50 डिग्री, प्लस 52.7 डिग्री आएगा इसका आंसर, मतलब ये भी नहीं होगा। इनेंशियोमर चाहिए हमें, तो इसको करते हैं ऑक्सीडाइज्ड। सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके, सबसे नीचे वाला अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बन गया। और ये OH देखो यहां है, ये वाला OH इस तरफ है, यहां दो OH लेफ्ट हैंड साइड है। अब थोड़ा पहचानोगे तो दिख जाएगा यार। आप देखो इस स्ट्रक्चर को उठाओ और इसके सामने रख दो, बिल्कुल मिरर इमेज है। इसमें कार्बन नंबर 3 लेफ्ट साइड है, इसमें कार्बन नंबर 3 राइट साइड है। कार्बन नंबर 1 राइट साइड, 4 और 5 का भी राइट साइड, जबकि इसमें लेफ्ट लेफ्ट है। तो ये वाला स्ट्रक्चर इनेंशियोमर है इस स्ट्रक्चर का। ऐसे ही इसमें करते हैं, सबसे नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, OH दो राइट साइड में है, ये OH लेफ्ट हैंड साइड है, ये OH राइट हैंड साइड है। और जरा पहचानना, जरा इसका मिरर इमेज है क्या? उल्टा बना, 180 से रोटेट करके देख लिया ना अपन ने, या तो इसको 180 से रोटेट करो या इसको 180 से रोटेट करो, इसका मिरर इमेज ही आएगा। ये स्ट्रक्चर इसका मिरर इमेज है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है वास्तव में, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आप इसको 180 से रोटेट करो यही बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर भी हो गया, ये भी इनेंशियोमर ही है, आप पहचान के साफ देख सकते हैं। चले आगे, मतलब इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत थी? एक तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आनी चाहिए, और इनेंशियोमर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 180 रोटेशन करके सेम स्ट्रक्चर बनती है फिशर में। हाँ, ये 2020 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक पेप्टाइड की स्ट्रक्चर गिवन है, और ये पेप्टाइड भी ट्राई पेप्टाइड है। हमें पता है कि 3 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर पेप्टाइड बनाते हैं तो ट्राइपेप्टाइड कहलाता है, 2 बनाते हैं तो डाइपेप्टाइड कहलाता है। ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, आप ध्यान से देखो तो एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, जो कि सेकेंडरी अमाइड नाम का अमाइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH2 pH6 pH11 आर Z1 Z2 Z3, तो इनका सम हमें बताना है Z1 Z2 Z3 का। यहां जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हमें, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड और
एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, बेसिक का किसके आसपास आता है, न्यूट्रल का किसके आसपास रहता है, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में कौन सा अमीनो एसिड है उसके नेम से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको सभी अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स और उनके नेम याद होने चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का रेंज याद हो तो चल जाएगा, एक एक वैल्यू याद नहीं करनी है। जैसे मुझे तो नेम याद है इसलिए मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे ये वाला अमीनो एसिड देखो, ये एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसमें यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा पोजीशन पे NH2 था और इसी अल्फा पोजीशन पे CH2 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 NH2 है। ये बेसिक अमीनो एसिड है, 3 ही तो बेसिक अमीनो एसिड है। नेम याद कर रहे हैं, सारे नेम याद होने चाहिए, एसिडिक कितने, न्यूट्रल कितने हैं, हाइड्रोकार्बन चेन वाले कितने हैं, है ना, और फिर एरोमेटिक रिंग वाले कितने हैं, और सल्फर कंटेनिंग कितने हैं, ऑक्सीजन किस किस में है, फिनोलिक ग्रुप कहाँ है, ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। एक अमीनो एसिड तो ये रहा, और बेसिक अमीनो एसिड में ये लाइसिन है, क्योंकि लाइसिन होता है, एक आर्जिनिन होता है जो कि सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड है, और एक और कौन सा था, हिस्टिडीन था। तो ये लाइसिन है, लाइसिन की यूनिट है, ये लाइसिन पार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये एक और अमीनो एसिड है, ये एसिडिक अमीनो एसिड है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसका NH2 के साथ में रिएक्शन होकर अमाइड बन गया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे NH2, फिर इसी अल्फा पोजीशन पे एक CH2 और COH, तो दो ही तो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड वो होगा जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी, NH2 की कम होगी। और बेसिक अमीनो एसिड वो होगा जिसमें बेसिक NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड कम होंगे। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दो थे, और दो ही मैंने कहा था अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड होता है, दूसरा ग्लूटामिक एसिड होता है। ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक है कि एस्पार्टिक है, शायद देख लेना कौन सा है, ठीक है। एक अमीनो एसिड ये रहा एरोमेटिक रिंग वाला, टायरोसिन, ये टायरोसिन अमीनो एसिड है, ठीक है। हालांकि इनके नेम याद, मतलब नेम से इस क्वेश्चन में तो कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं नेम की। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि न्यूट्रल अमीनो एसिड अगर कोई हो, न्यूट्रल अमीनो एसिड हो, तो उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसके आसपास रहता है, 5 से 6 के बीच में रहता है, 6 के आसपास रहता है ज्यादातर। और एसिडिक अमीनो एसिड हो, एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या ज्यादा हो, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो करीबन करीबन मतलब 3-4 के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो 12-13 के आसपास होता है, या 11-12 के आसपास होता है, बेसिक ग्रुप होता है 11-12, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर होता इसी के आसपास है, ऐसे होता है 11-12-13 के आसपास होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे आप ये तो अमीनो एसिड नहीं है, ये तो पेप्टाइड है, लेकिन इसमें आप बेसिक ग्रुप्स गिन के बता सकते हैं और एसिडिक ग्रुप गिन के बता सकते हैं। इसमें बेसिक ग्रुप तो ये कौन कौन सा है, देखो रेड कलर से बताता हूं। बेसिक ग्रुप तो एक ये रहा NH2 ग्रुप, एक ये रहा NH2 ग्रुप। एसिडिक ग्रुप, जो मेजर एसिडिक ग्रुप है वो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि फिनोलिक भी एसिडिक ही होता है, फिनॉल का भी हल्का सा तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड की कैटेगरी में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप ही देखे जाते हैं, फिनोलिक नहीं देखते। फिनोलिक भी हालांकि एसिडिक है, उस केस में न्यूट्रल अमीनो एसिड का 6 के आसपास है, फिनॉल की प्रेजेंस के कारण थोड़ा सा 6 से कम हो जाएगा, है ना, 5.3 5.4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन होगा इसी 6 से थोड़ा सा नीचे, 6 से थोड़ा सा नीचे ही होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा।
अगर आप पीएच एसिडिक रखते हैं तो आप केवल ज्विट्राइनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे करो। हमने अमीनो एसिड्स का ज्विट्राइनिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि न्यूट्रल स्टेट में वो प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है, -2 COO- रहता है और प्लस NH3+ रहता है। भाई एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, न्यूट्रल, ध्यान देना, न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे माइनस के फॉर्म में और NH3+ के फॉर्म में रहता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर माइनस और प्लस इस तरह से न्यूट्रल रहता है। अगर इसमें एसिड डाल दोगे, पीएच कम कर दोगे, एसिड डाल दोगे तो H+ यहां आ जाएगा और ये कैटायन बन जाएगा। अगर इसमें बेस डाल लोगे तो बेस यहां से H+ को निकाल ले जाएगा, ये NH2 बन जाएगा और माइनस बन जाएगा, एनायनिक फॉर्म में रहेगा। मतलब बेसिक मीडियम में तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड पे रहेगा। आप इसे ऐसा मत मानना कि ये COOH और NH2 के रूप में रहता है न्यूट्रल फॉर्म में, ऐसा नहीं रहता, ज्विट्राइनिक फॉर्म में रहता है। ये भी इन्होंने जैसा बनाया है, अगर न्यूट्रल फॉर्म की बात करें, ज्विट्राइनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। यहां माइनस होगा और यहां NH2+ होगा, यहां COO- होगा, यहां NH3+ होगा, यहां भी NH3+, यहां भी NH3+। समझ गए? एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मैं इसको अमीनो एसिड की तरह ही मान रहा हूं, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड की तरह है, ये न्यूट्रल पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड कंपाउंड है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ वापस। थोड़ा सा मुझे टाइम लगने वाला है ना, और तुम्हें तो और ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा भाई, तुम्हारी दिक्कत ज्यादा है, मैं तो सह लूंगा। NH2, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, फिर NH2 है, NH है, फिर यहां COOH वाला पार्ट है, यहां C डबल बॉन्ड O अगेन, और यहां NH, फिर यहां COOH अगेन, और यहां 1 2 3 4 CH2 है। ऐसा कर दूं, 4 CH2 है और NH2 है, बस। और इनका मैं तीनों पीएच पे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। अरे यार ये गड़बड़ हो जाती है, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा मुझे तुम कैसे करूं उसको, एक मिनट रुक जाओ, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, कॉपी मारा, एक तो ये वाला बना देता हूं, एक ये वाला बना देता हूं, सुनना भी। देखो, pH 6 वाला केस लेता हूं। pH 6 पे, क्योंकि मैंने कहा कि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूट्रल पेप्टाइड स्ट्रक्चर में मानूंगा मैं, है ना, पेप्टाइड, जिसमें जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। तो pH 6 की बात बता रहा हूं पहले, pH 6 पर ये ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में रहेगा। और इसका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर कैसे होगा कि भाई ऐसा होगा कि यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, और यहां प्लस होगा, और यहां प्लस होगा। किस तरीके से? इस तरीके से कि यहां तो होगा माइनस चार्ज, यहां तो माइनस के फॉर्म में होगा, ये माइनस के फॉर्म में होगा, और ये NH3+ के फॉर्म में होगा, और ये भी NH3+ के फॉर्म में होगा। समझ लेना, ये इसका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है। और इसमें नेट चार्ज कितना है? प्लस के 2 हैं, माइनस के 2 हैं, तो यहां तो नेट चार्ज 0 ही है, Z3 है ना, Z2 है, ये इक्वल्स टू तो 0 आ रहा है। ठीक, अच्छा, pH 2 वाली कंडीशन देखना, pH अगर 2 हो तो एसिडिक pH है, एसिडिक pH में तो H+ आ जाएंगे। तो इस पर H+ आएंगे तो कहां कहां आएंगे? एक H+ यहां आएगा, एक H+ यहां आ जाएगा, ये COOH रहेगा, ये COOH रहेगा। ज्विट्राइन से ही कंपेयर करना हमेशा, ज्विट्राइन से ही H+ निकालने हैं, ज्विट्राइन में ही H+ जोड़ने हैं। तो ये एसिडिक मीडियम में यहां H और यहां H आ जाएगा, ये प्लस और ये प्लस के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये NH3+ के फॉर्म में रहेगा, NH3+, है ना, ये भी NH3+ के फॉर्म में रहेगा,
और ये माइनस के फॉर्म में, मतलब यहां तो एच एच प्लस आ गया, ठीक है। तो यहां नेट चार्ज कितना हुआ, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, मतलब Z1 बोला ना, Z1 इसकी वैल्यू रहेगी 2। क्लियर है? इस केस में देखो pH 11 पर, मतलब बेसिक pH है, बेसिक pH में तो जो एसिडिक H+ है वो सब निकल जाएंगे। अब एसिडिक H+ तो यहां का भी निकलेगा, NH3+ का भी H+ निकलेगा, ये माइनस के फॉर्म में है, ये माइनस के फॉर्म में, और H+ निकालने हैं तो ये 2 H+ तो पहले से निकले हुए हैं ज़ूट्राइन में, pH 6 पे ही निकलते रहे थे वो तो यहां से एक H+ निकलेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहां से एक H+ निकल जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इस फिनोलिक का भी H+ निकल जाएगा। कारण क्या है, जैसे फिनॉल है, फिनॉल फिनॉक्साइड में कितने pH पे कन्वर्ट हो जाता है, 8 9 10 के आसपास pH पर फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर आप pH की वैल्यू 8 9 8 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, वैसे ही फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहां भी ये H नहीं बचेगा, यहां H+ नहीं बचेगा, और ये तो वैसे ही कर ही दिए मैंने, ये H+ नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो कहां कहां रहा, इस जगह और इस जगह तो माइनस चार्ज है ही, यहां से H+ निकला था न्यूट्रल हो गया, यहां से H+ निकला था न्यूट्रल हो गया, और यहां से भी H+ निकला, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां Z3 की वैल्यू कितना हो गया, कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। अब तीनों का सम पूछा है तो 2 0 3 आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चले आगे। हम्म 2020 का क्वेश्चन है, 3 रिएक्शन दी गई है ग्लूकोज की। ग्लूकोज की रिएक्शन पहले तो अल्कोहल से की गई ड्राई एसिडिक मीडियम में, तो एसिटाइल बना, हमें पता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज खुद ही हेमी एसिटाइलिक स्ट्रक्चर में होता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करोगे, एसिटाइल बना। फिर इस एसिटाइल की रिएक्शन एक्स इक्वलेंट्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से की गई, तो ये पूछेगा एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी है। एक्स मॉलिक्यूल्स मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्स मॉलिक्यूल ने रिएक्शन की। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो, ग्लूकोज कितने एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। भाई कॉन्सेप्ट यही था कि जितने OH ग्रुप फ्री होंगे, जितने अल्कोहलिक मतलब OH ग्रुप जितने भी होंगे, उन सभी OH ग्रुप पर एसिटाइलेशन हो जाएगा। ग्लूकोज में 5 एसिटाइलेशन होता है, याद करो, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब रिएक्शन करने के लिए, तो वह एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके एसिटाइल बनाते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा है कि ग्लूकोज का हाइड्रोजनेशन किया निकल के प्रेजेंस में, फिर वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया तो उसका डेरिवेटिव बना। ग्लूकोज की रिएक्शन डायरेक्ट ही कर दी एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पूछी है। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं तुम्हें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लेके बताता हूं। ये रहा ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये रहा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है। अब मैं बीटा का नहीं बना रहा, मैं नॉर्मल रख देता हूं, ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए जितना मैं ले रहा हूं, समझ गए। ये OH नीचे होता है, यहां का OH ऊपर की तरफ लगाते हैं, यहां का OH नीचे की तरफ लगाते हैं। ये ग्लूकोज का है। फिर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिएगा, तो फटाफट फटाफट होगा, पर तुम्हें समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर ये होता, अलग से होता है, चलो बना देता हूं। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ रिएजेंट्स के साथ वो तुरंत ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में ये बोला है कि ग्लूकोज की रिएक्शन पहले तो कर दी किसी अल्कोहल के साथ में और फिर उसका एसिटाइलेशन किया है। तो ये फर्स्ट वाला लेता हूं, फर्स्ट वाला केस, ग्लूकोज की रिएक्शन पहले तो कर दी अल्कोहल के साथ में एसिडिक मीडियम में, ये लिखा ROH लिखा है उसने,
अल्कोहल के साथ में कर दी। हमें पता है कि ये हेमी एसिटाइल वाला पार्ट है, हेमी एसिटाइल वाला पार्ट अल्कोहल से रिएक्शन करके एसिटाइल वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और बनता है अल्फा ग्लूकोसाइड बीटा ग्लूकोसाइड। याद है, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड बनता है और मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड का मिक्सचर बनता है। अभी मैं यहां पे अल्फा बीटा के चक्कर में नहीं डाल रहा, तुम्हें केवल ये बता रहा हूं कि इस तरह का बनेगा, ये एसिटाइल स्ट्रक्चर बनेगा। यहां OR ग्रुप आ जाएगा, बाकी के OH ग्रुप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हेमी एसिटाइल से एसिटाइल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस एसिटाइल में 1 2 3 और 4 ही OH ग्रुप हैं। जब इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से ये रिएक्शन करेगा और इस जगह इन पोजीशन पे 4 OAC ग्रुप आ जाएंगे, एसिटाइल ग्रुप आ जाएंगे। आपको याद होगा रिएक्शन कि जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो एस्टर बनता है ना। C डबल बॉन्ड OR, ये वाला जो ग्रुप है H की जगह एसिटेट ग्रुप आ गया। बस अल्कोहल में ये अल्कोहल था, उस अल्कोहल के H की जगह H को हटाकर OH जो था उसकी जगह एसिटेट ग्रुप आ गया, OH को हटाकर आ गया, मान लो आप तो। ठीक है, प्लस साथ में एसिटिक एसिड बनता है। रिएक्शन तो वही है, कुछ नई रिएक्शन नहीं है, ये पुरानी रिएक्शंस में से ही है। कहां लिखूं इसको, हिंट यहां कर देता हूं, हिंट है ये। ठीक है, तो वही रिएक्शन है, जहां OH होता है वहां एसिटेट ग्रुप आ जाता है। तो मैं बनाऊं 4 ही यूज होंगे, मुझे स्ट्रक्चर बनवाओगे क्या मुझसे? सारा काम मुझसे ही कराओगे क्या? ये लो, तो यहां आ जाएगा OAC, यहां भी OAC, यहां भी OAC। AC का मतलब है एसिटेट ग्रुप। ठीक, ये हो गया। तो 4 आएंगे इसकी वैल्यू, तो X की वैल्यू तो 4 हो गई। दूसरा बोला था इसने कि ग्लूकोज की रिएक्शन पहले तो हाइड्रोजनेशन किया, फिर इसकी रिएक्शन करा दी। तो जैसे ही ग्लूकोज का हाइड्रोजनेशन होता है निकल, तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है होगा ही साइक्लिक, तो वो तुरंत ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा? सॉर्बिटॉल, ये बनाता है, इसे कहा जाता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल ही बोलते हैं ना, ये बनता है। इसमें कितने OH ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 OH ग्रुप है, तो मैक्सिमम कितने मोल से रिएक्शन कर सकता है? 6 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर सकता है। और जहां जहां OH ग्रुप है वहां वहां OAC ग्रुप आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा, यहां आ जाएगा OAC, OAC यहां, यहां, इस जगह और इस जगह भी। ठीक है ना, तो 6 हो गई, y इक्वल्स टू 6 हो गया। आखिरी में इसने बोला कि ग्लूकोज की डायरेक्ट ही करा दो। तो ग्लूकोज जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5। और साइक्लिक, भाई तुम्हें ऐसा लगता हो कि यार साइक्लिक में ही होना चाहिए, और होता भी तो साइक्लिक में ही है। तो 1 2 3 4 5, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। तो यहीं लिख दूं क्या? अगले पेज पे जाऊंगा, मेरे पास क्या कमी है? तो ग्लूकोज की रिएक्शन और ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होती है, ग्लूकोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर साइक्लिक ही होती है। तो लो, ये अल्फा ही बना, बीटा ही बना दिया मैंने। तो इसमें 5 OH ग्रुप है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया स्टार्टिंग में, केवल OH ग्रुप देखने थे आपको, कितने OH ग्रुप हैं। तो जितने OH ग्रुप होंगे वहां वहां एसिटाइलेशन होगा। लेकिन मेरे को तो क्या एक्सप्लेन करना है ना ढंग से, तो मैं ढंग से ही एक्सप्लेन करूंगा। तो 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और पेंटा डेरिवेटिव बनेगा ग्लूकोज का।
पेंटा डेरिवेटिव बनेगा। ये बन गया, आंसर आ गया z की वैल्यू 5। ठीक, z इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। चले आगे। यहां 4 स्टेटमेंट गिवन है, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही है। 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटाइल फॉर्म्स किससे ऑफ डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज के जो एसिटाइल होते हैं वो दो बनते हैं, दो, वो भी 6 मेंबर रिंग वाले बनते हैं, जो कि एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। सही है क्या बोला इसने? द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटाइल, नहीं हेमी एसिटाइल बोला है, एसिटाइल नहीं बोला। हेमी एसिटाइल ऑफ डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए स्टेटमेंट के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज तो ये होता ही नहीं है, ग्लूकोज तो इसका हेमी एसिटाइलिक स्ट्रक्चर होता है। और हेमी एसिटाइल किसे कहते हैं? जब एक कार्बन पर OH भी हो और OR भी हो, तब कहा जाता है कि भैया ये तो हेमी एसिटाइलिक स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन में कहा कि ग्लूकोज का जो हेमी एसिटाइलिक स्ट्रक्चर वो एक नहीं होता, दो होते हैं। कैसे? ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इतना पढ़ा हुआ होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बने हो तुम तो। कार्बन नंबर ये वाला, इस कार्बन का OH, और ये कार्बन नंबर 1 के डबल बॉन्ड O पे एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और यहाँ एक OH आएगा। जैसे ही यहाँ OH आएगा तो उसके दो फॉर्म बनेंगे। उसका मैं फिशर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले तो फिशर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। लो बनाता हूँ भाई। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। इस कार्बन नंबर 5 से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 3 का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, 5वें का भी सेम है, ये रहा। और ये वाला जो कार्बन था एल्डिहाइड था, वो पहले कायरल नहीं था, अब कायरल बन गया। ठीक है, अब इसके दोनों फॉर्म बनेंगे। दोनों फॉर्म कैसे? OH लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, OH राइट हैंड साइड भी हो सकता है, OH यहां भी हो सकता है और OH यहां भी हो सकता है, जिसका हावर्थ स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मैंने इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। तो ये तो हो गया हेमी एसिटाइल, इस कार्बन पर OH है एंड OR है। ये भी साइक्लिक हेमी एसिटाइल, OH है एंड OR है। 6 मेंबर रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग को बोलते हैं पायरेनोज रिंग। तो ये दोनों पायरेनोज है। ठीक है, और हेमी एसिटाइल बताई दिए, 6 मेंबर रिंग बताई दिए, डी ग्लूकोज के हैं, डी ग्लूकोज ही था वो, ये खुद भी डी ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज के हेमी एसिटाइलिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और क्या बोला? हाँ, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। तो बिल्कुल एनोमर, यही डेफिनेशन है एनोमर की, कि जो कार्बन नंबर, जो एल्डिहाइड कीटोन वाला जो कार्बन होता है, उसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन को, अल्फा बीटा वालों को एक दूसरे के एनोमर कहा जाता है, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। तो ये तो है अल्फा वाला फॉर्म, अल्फा, और ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, ये बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ये भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या बोलना चाह रहा है कि बी ऑप्शन के लिए इसने बोला है कि जो सुक्रोज होता है, जिसे केन शुगर कहा जाता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन तो 66 पॉइंट समथिंग होता है,
66.5, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, अप्रोक्सीमेट 66 होता है ना। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एसिडिक मीडियम में या फिर इन्वर्टेज एंजाइम से, तो 1 मोल तो बनता है डी प्लस ग्लूकोज, डी ग्लूकोज प्लस ही होता है, ठीक है, डी ग्लूकोज, और एक बनता है डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज माइनस ही होता है, ठीक है। डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, प्योर डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में तो होता है 52, अप्रोक्सीमेट 52 के आसपास आता है, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी फ्रक्टोज होता है -92। तो सही तो बोला इसने कि प्लस वाला डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज बनता है और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज बनता है। ये तो बोला नहीं है कि इसका मिक्सचर क्या बनता है, भले ही मिक्सचर लीवोरोटेटरी हो, मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन इस मिक्सचर का, जिसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन -20 होता है, जो एवरेज वैल्यू है इसकी। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर के लिए नहीं बोला उसने, तो प्योर ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए बोला है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड थोड़ा बनता है। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, एक ग्लूकैरिक होता है, एक ग्लूटामिक होता है। ग्लूटामिक एसिड तो ग्लूकोज से बनता ही नहीं। बनाऊं क्या स्ट्रक्चर, लो बना के दिखाता हूं। ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन होता है तो केवल ऊपर वाला एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसा ग्लूकोज में होते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो ये है ग्लूकोनिक एसिड, ना कि ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड तो ये होता है एडिपिक एसिड, है ना, वही तो होता है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड तो ये होता है। ऑक्जेलिक में 2 कार्बन, मेलानिक में 3 कार्बन, उसमें 4 कार्बन। ये सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में 5 कार्बन वाला ये होता है शायद। ओम्स गैप, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, 2 3 4 5 वाला ग्लूटारिक एसिड, 6 वाला एडिपिक एसिड, 7 वाला पाइमेलिक एसिड। ये है ग्लूटारिक एसिड। कंफ्यूज करता है तो गलत हो गया। नेक्स्ट बोला है मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बिल्कुल सही है। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 3 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बहुत से मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। मोनोसैकेराइड जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ही है। ठीक है, चले आगे। हम्म 2019 का ही क्वेश्चन है, और ये अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट लिखा हुआ है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट कैटलिस्ट। ठीक है, पर मतलब पर ऑक्सी बॉन्ड है एट हाई टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है ये। हालांकि ये पॉलीमर के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक ये ग्लूकोज वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ अमीनो एसिड्स में डाल दिया है। तो ये स्टेटमेंट इसमें डाल दिया इसमें बायोमॉलिक्यूल में। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेट्राफ्लोरोइथीन, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइजेशन करते हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में,
तो क्या गलती है इसमें? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बनाते हैं, इसे टेफ्लॉन कहा जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स में इसका यूज किया जाता है, पेंट्स के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन कोटिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा बोला है नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन यूनिट, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांस नहीं होता है, इसमें सिस होता है भाई। ये आइसोप्रीन है, इसे आइसोप्रीन कहा जाता है। नहीं, पॉली आइसोप्रीन नहीं, यस आइसोप्रीन, नियोप्रीन आइसोप्रीन, यस ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। इसका पॉलीमराइजेशन हो तो n नंबर ऑफ यूनिट आपस में जुड़ेंगे और सिस फॉर्म बनता है। मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेगी, ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ेगी। इसको मैं जोड़ के बताता हूं, अभी रुक जाओ तुम्हें समझाने के लिए। ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, आगे तक से आगे तक जुड़ती जाएंगी। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ 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 और यहाँ, इस तरह से आगे बनता जाएगा। और यहां जब डबल बॉन्ड आएगा तो आप देखो इस जगह डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो मैं इसका सिंपल फॉर्म बना के दिखाता हूं कि ये तो CH2 है, ये CH2 है, ये मिथाइल है, और यहां CH है, तो ये CH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल, यहां H, यहां CH2, और ये आगे से आगे ऐसे ही बड़ी सी चेन बनती जाएगी। आप इसमें देखो ये वाला फॉर्म सिस होता है, CH2 और CH2 सेम साइड है, ये सिस है। एक्चुअली ये पॉली आइसोप्रीन ही है, लेकिन उसका सिस फॉर्म होता है, नेचुरल रबर है। ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन, यही नेचुरल रबर है। ठीक है, जबकि ट्रांस वाला जो होता है, जिसमें ये ट्रांस वाला होता है इस तरीके के स्ट्रक्चर, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये भी आइसोप्रीन ही है, ये भी आइसोप्रीन है, वो भी आइसोप्रीन है, लेकिन वो जब ट्रांस फॉर्म में डबल बॉन्ड जब आ जाएगा इस जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसमें CH2 अपोजिट साइड होंगे, तो उससे गट्टा गाटा गट्टा पार्चा रबर कहा जाता है ना। जो ऑल ट्रांस वाला होता है वो गट्टा पार्चा रबर होता है। नेक्स्ट इसमें बोला है सेल्यूलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। सेल्यूलोज में अल्फा होता है क्या? अल्फा तो उसमें होता है स्टार्च में, अल्फा तो स्टार्च में होता है, इसमें तो बीटा होता है। इस स्टेटमेंट गलत है। देखो मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी से बना के समझा दूंगा। ये है 1 2 3 4 5 6, अभी बना दूंगा फटाफट से, है ना, टेंशन मत ली तुम। कार्बन नंबर 1 2 3 का OH यहाँ है, 2 का इस तरफ है। ये मैंने बनाया है अल्फा स्ट्रक्चर, ये तो अल्फा है, और फ्रक्टोज में बीटा, उसमें बीटा होती है, जो मैंने बता रहा हूँ इसमें बीटा होती है। ये देखो कौन सा ग्लूकोज है, ये है बीटा, OH बाहर की तरफ है ना, बीटा होता है, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती जाएंगी, और कैसे जुड़ेंगी मैं बताता हूं ना। ये लो, ये लो, ये लो, मेरे को कितनी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा ना। कार्बन नंबर ये 4 और कार्बन नंबर 1, इनमें से H2O निकलेगा, 4 में से और 1 में से। ठीक है ना, यहाँ 4 में से और 1 में से, यहाँ 4 में से
और एक में से, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें ये वाला कार्बन का बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, उन दोनों, दो OH में से एक H2O निकल गया, ये मान लो दो OH में से एक H2O निकल गया, दो OH में से एक H2O निकल गया, ये नहीं है यहाँ पे, है ना। और ऐसे ही आगे से आगे, ऐसे ही पीछे से पीछे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वास्तव में किसकी है, बीटा वाली स्ट्रक्चर। और ये हो गया C1C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और किस में होता है ये, सेल्यूलोज में। अल्फा होता नहीं अंदर की तरफ से, तो स्टार्च में होता है वो। तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है नायलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेज। तो बिल्कुल सही है, नायलॉन 6 में तो अमाइड लिंकेज होता ही है। नायलॉन 6 तो पॉलीअमाइड है ही। किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ ये होगा या फिर ये होगा। एक दो तीन चार पांच, ये होगा। इनमें से जो पॉलीमर बनता है वो बनता है नायलॉन 6। ये है नायलॉन 6, पॉलीअमाइड है। जो कि पॉलीअमाइड है। इसमें अमाइड बॉन्ड बनाना, C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाद में नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के जस्ट बाद में C डबल बॉन्ड O, तो पॉलीअमाइड है। ठीक है। हाँ 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है डी ग्लूकोज का। ये डी ग्लूकोज की फिशर स्ट्रक्चर दी गई है। और क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरिनोज। हावर्थ स्ट्रक्चर बना के दी है किसकी, एल वाले ग्लूकोज की, डी वाले के नहीं। तो ये तो डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का भी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। चलो, डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो भी बीटा वाला। तो आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो इस तरह से बनता है हावर्थ स्ट्रक्चर कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। और कार्बन नंबर ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 कार्बन। और इन पे OH कहां कहां है, कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की तरफ है बीटा के अंदर, देख लो CH2 ऊपर है और ये भी ऊपर है, दोनों सेम साइड होते हैं बीटा में। ठीक है। और कार्बन नंबर 2 का OH नीचे है, फिर ये 3 ऊपर है, ये 4 नीचे है। ये तो मैंने रट रखा है, बीटा को तो मैं बिल्कुल रट लेता हूं डायरेक्ट ही। हालांकि बनाने का तरीका सिखा सकता हूं मैं, लेकिन अभी सिखाने का टाइम थोड़ी ना। तो बीटा ग्लूकोज में ये OH ऊपर की तरफ, ये OH नीचे की तरफ, इस तरह का होता है। ये दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं बीटा के अंदर। ये स्ट्रक्चर मैंने क्या बताई है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बीटा डी, बीटा, कौन सा कलर से लिखूं, इससे लिखता हूं। ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है। एल डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है एल ग्लूकोज। और बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज के स्ट्रक्चर में आनी है तो इसका एनेंशियोमर बना दो, इसका जस्ट एनेंशियोमर हो जाएगा। ठीक है। लो मैं एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आके दिखाता हूं। ये एल ग्लूकोज है, यहां CHO है, यहां CH2OH है, और कार्बन नंबर OH ये है 3 का OH, ये एल ग्लूकोज है भाई। ये एल ग्लूकोज है जो कि एनेंशियोमर होता है डी ग्लूकोज का। तो बीटा डी ग्लूकोज ये है ना, तो इसके सारे OH कॉन्फ़िगरेशन है ना वो उल्टा कर दो, सब रिवर्स कर दो, तो क्या आ जाएगा, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। OH इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर नहीं लगेंगे, सब उल्टा करेंगे ना। OH ऊपर है तो ये नीचे लगाएंगे। ये वाला कायरल कार्बन में OH नीचे है तो इसको ऊपर लगा दो, सबका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो।
इसमें ये नीचे कर दो OH को, इसमें कार्बन नंबर 4 में ऊपर कर दो, कार्बन नंबर 5 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। ये हो गया। ये क्या है? बीटा एल ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज का मतलब 6 मेंबर रिंग। इनेंशियोमर है ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर है। पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ ही गया आपको कौन सा है। एक ही है ये वाला, देखो यही है। आंसर हो गया, लॉजिक्स लगा दो, आंसर निकल जाएगा। चलो एक और स्ट्रक्चर, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनवर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, है ना। इनवर्ट शुगर क्या होता है पहले तो ये बताओ। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं या तो एसिडिक मीडियम में या इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर को इनवर्ट शुगर कहा जाता है। ये चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट के बेसिस पे बात करेंगे। और कुछ है ना, इन्होंने पहले से कुछ सुक्रोज वगैरह माल्टोज सबका वो दिया हुआ है। देखो पहले तो क्वेश्चन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस पर आ जाते हैं। सुक्रोज इसका हाइड्रोलाइसिस किया एसिडिक मीडियम में या फिर इनवर्टेज एंजाइम इसके प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल तो डी ग्लूकोज का बनता है और एक मॉलिक्यूल डी फ्रक्टोज का बनता है, ठीक है। ये तो डेक्सट्रोरेटरी वाला पार्ट होता है, ये लीवरोरेटरी होता है ना। डी प्लस ग्लूकोज होता है, ये डी प्लस होता है जो होता है, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके अंदर, है ना। मैं ऐसा मन से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, ये होता है ऐसा। और डी माइनस फ्रक्टोज होता है, ठीक। फिर भी जो क्वेश्चन में दिए हैं उसके बारे में देख लो क्या गिवन है। स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, प्लस सुक्रोज, सुक्रोज प्लस प्लस ही होता है भाई, प्लस सुक्रोज का दिया है, प्लस माल्टोज का दिया है। माल्टोज का कोई मतलब ही नहीं होता इन्वर्ट शुगर में, ऐसे ही दे दिया। माइनस ग्लूकोज का दिया है और प्लस फ्रक्टोज का दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है। देखो सुक्रोज जो होती है ना वो प्लस ही होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में ही होता है, प्लस 66 डिग्री दिया हुआ है। प्लस माल्टोज का 140 होता है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है उससे, इन्वर्ट शुगर में तो यही होता है। और माइनस ग्लूकोज का -52 होता है, माइनस वाले ग्लूकोज का जो एल ग्लूकोज होता है, हमें तो मतलब ही नहीं है, माइनस होता ही नहीं है यहाँ पे, तो डी ग्लूकोज बनता है। एल ग्लूकोज का 51 होता है, -51 होता है, डी बनता है भैया। तो डी का तो माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस आएगा। प्लस कितना भाई उसका इनेंशियोमर, प्लस 52। अच्छा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो एल फ्रक्टोज होता है वो प्लस होता है भैया, डी फ्रक्टोज तो माइनस होता है, 92 दिया उसका, तो डी फ्रक्टोज -92 होता है, एल फ्रक्टोज प्लस 92 होता है। तो इन्होंने तो वैल्यू दे दी, अपने हिसाब से करो, तो बनता तो इन्वर्ट शुगर में डी फ्रक्टोज है। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है प्योर का, 90 -92। इस मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ये क्या है, ये जो मिक्सचर है इनवर्ट शुगर, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो इनवर्ट शुगर क्या है। इनवर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिक कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज, माल्टोज का थोड़ी ना होता है, सुक्रोज का होता है। इनवर्ट शुगर इज एन इक्वामोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। या ये कंफ्यूज मत होना, कैपिटल डी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, स्मॉल डी नहीं बोला उसने, तो ये स्टेटमेंट ये तो सही है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज माइनस, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगा इस मिक्सचर का, इनवर्ट शुगर का, इस मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा, क्योंकि इक्वामोलर बनते हैं तो इन दोनों का एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का एवरेज निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, -40 आएगा, -40 डिवाइड बाय 2 एवरेज वैल्यू आएगी, तो कितनी आएगी, -20 डिग्री ही आएगी, ठीक है ना।
ये +52, ये -92, सम करो तो -40 आएगा, जिसका एवरेज वैल्यू है, क्योंकि इक्वामोलर मिक्सचर है। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन भी सही है, माइनस में होता है। लिखा हुआ है ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इनवर्ट शुगर फॉर्म्स सैकेरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज ही रिएक्शन करेगा, फ्रक्टोज तो रिएक्शन करता ही नहीं है। ऐसा ही कर देना। ठीक है, फ्रक्टोज तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, ग्लूकोज रिएक्शन करता है, और ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो सैकेरिक एसिड नहीं बनाता, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ठीक है ना, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से होती है ना, तो मैं रिएक्शन में केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, उसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। जबकि नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें तो एक ही COH है, सैकेरिक एसिड बनता है ना, इसमें 2 COH होते हैं। ऊपर वाला एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ D+ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है, तो L- ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होगी? D+ ग्लूकोज और L- ग्लूकोज एक दूसरे के इनएंशियोमर होते हैं। ठीक है, D+ ग्लूकोज और इसका इनएंशियोमर होगा ना, वो L- ग्लूकोज होगा। अब कई स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूं। देखो, इसका OH इस तरफ कर दिया, ये OH यहां कर देता हूं, और सबको चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये तो D ग्लूकोज है जो डेक्सट्रोरेटरी होता है, इसलिए प्लस ही लिखते हैं, और ये क्या है, ये L ग्लूकोज है, माइनस ही होता है ये। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये है कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि आखिरी कार्बन का OH, आखिरी सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन का OH चेंज कर दो तो D से L बन जाएगा। ये D ग्लूकोज है, खाली इसको चेंज कर देते तो L ग्लूकोज बन जाता। नहीं भाई, वो L जरूर बन जाता, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से वो L आइसोमर जरूर बन जाता, पर वो ग्लूकोज नहीं होता, क्योंकि एक को चेंज करते ही तो उसका एक और नया फॉर्म बन जाता है। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इस OH को चेंज करके मैं केवल इस OH को चेंज कर दूं, डाइस्टेरियोमर बना दूं, तो बन जाएगा क्या, मैनोज। और केवल इस OH को चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, एलोज। इस OH को चेंज कर दें, केवल इस OH को चेंज कर दें तो बन जाता है वो गैलेक्टोज। और केवल इस OH को चेंज कर दोगे तो D से L जरूर बन जाएगा, लेकिन वो आयोडोज कुछ बनता है, L आयोडोज बन जाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो L तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसने L ग्लूकोज बोला तो इनएंशियोमर ऑफ D ग्लूकोज होगा L ग्लूकोज। ठीक है, पहचान लोगे कौन सा है? तो फर्स्ट वाला ही है, यही वाला है।